और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की नियोजन नीति झारखंड वासियों की भावनाओं के अनुरूप होगी। बजट सत्र के अंतिम दिन कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 के खतियान का वे सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 सर्वे हुए हैं, इस पर समग्र चिंतन की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वैधानिक पहलुओं और राज्य के लोगों की भावनाओं को देखते हुए व्यापक सहमति बनाकर आगे बढ़ेगी। श्री सोरेन ने राज्य में जल्द ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की। इसके साथ ही विधायक फंड की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ करने की भी उन्होंने बात कही। केयर इंडिया के सीईओ मनोज गोपाल कृष्ण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि केयर इंडिया राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास और जनहित के जुड़े कार्यों में केयर इंडिया को सहयोग उपलब्ध कराएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1660 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2349 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.29% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.25% दर्ज की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 15,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिनमें महज 14 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान राज्य भर में 14 कोविड संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 76 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,82,87,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। अब तक 182,87,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका कर रहा है। शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें 28 मार्च को होंगी और उसके बाद 29 मार्च को बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठकें होंगी। इस शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा कोविड महामारी संबंधी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर अनिश्चितताओं सहित तकनीकी और आर्थिक सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लक्ष्य पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। इसके साथ ही बिम्स्टेक समूह के बुनियादी संस्थागत ढांचे और तंत्र की स्थापना पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से करोड़ों लोग प्रेरित हो रहे हैं। इस सिलसिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मोदी स्टोरी का उद्घाटन किया। एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए हर भारतीय के प्रयासों की गाथा। इसके मूल में कार्यों और आकांक्षाओं को उड़ान देने की प्रेरक शक्ति है नरेंद्र मोदी। न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मोदी जी के साथ काम करने का, उनके जीवन को करीब से देखने का अवसर मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए व्यापक स्वीकृति है। Narendra Bhai has been very, very respectful for my mother. He said, rather than remove somebody else's line, you should draw your own longer line. हमको ऐसा फील बिल्कुल नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जब
इमरजेंसी लागू की, कभी कभी एक सरदार जी आते थे। बाद में मुझे पता पड़ा ये सरदार जी और कोई नहीं, पंडित नरेंद्र भाई है। इनके पास हैं कई कहानियां, कई यादें, कई अनुभव। इन्हीं भावनाओं और अनुभवों को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल, मोदी स्टोरी। इसे लॉन्च किया महात्मा गांधी की पोती श्रीमती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। मैं दिल्ली में थी उन दिनों, दिस यंग मैन यूज्ड टू कम एंड एवरी नाउ एंड देन स्टे विथ अस। वी वर गुड फ्रेंड्स एंड दैट कंटिन्यूज टू बी टिल टुडे। उन्हीं सहयात्रियों के अनुभवों से हम समझें द मोदी स्टोरी। कोई स्वयंसेवक के घर उनको जाना, नरेंद्र भाई साइकिल लेके चलते थे, मैं भी उनके पीछे बैठता था। Many people talk about him being a great orator. I think he's even a bigger, better listener. We as secretaries go to him with some presentation and he finds out certain areas of the decision which are still not looked at. And he will say, what about this? अगर आपके पास भी है कोई ऐसी अनकही अनसुनी कहानी, कोई ऐसा यादगार प्रसंग, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़िए इस अभियान में। आज ही विजिट करें www.modistory.in। IIT ISM धनबाद में कल अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने 5 साल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया है। इस सेंटर में 8 SPV बनाए गए हैं, जहां एक ही छत के नीचे कई तरह के नवाचार और शोध को बढ़ा दिया जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंची। इस दौरान उन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे के आला अधिकारियों के साथ रामगढ़ मूरी और कोटशिला नामकुम रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक रांची प्रदीप गुप्ता भी मौजूद थे। दौरे के पहले दिन दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक ने रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाओं और रेलवे कॉलोनी के अलावा नामकुम और मूरी रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि रेलवे यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान हमारी जितनी भी रेलवे की वर्किंग होती है, हर एक पॉइंट पे यहाँ इस पूरे सेक्शन में उसका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वेदर इट इज रिलेटेड टू ट्रैक्स, इट इज रिलेटेड टू सिग्नलिंग, कोई भी इंस्टॉलेशन हो, पैसेंजर एम्यूनिटीज क्या करते हैं, तो ये सारा हम निरीक्षण करते आ रहे हैं। अर्चना जोशी ने रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यात्रियों के सफर आसान और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। बताया हम रामगढ़ से लेके अभी रांची तक निरीक्षण करते आए और आगे हत्या तक जाएंगे। तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ हमें अपनी सुविधाएं बढ़ानी है, उसका हम निरीक्षण करते हैं। हम अपने सेफ्टी एंगल के ओर से पूरे जागरूक हैं। और हाँ, रांची में पीछे एक दुर्घटना हुई थी, बट वो जो दुर्घटना हुई थी वो एक जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी में एक स्पैट कहते हैं, उसमें वो सिग्नल वाज फास्ट एंड डेंजर एंड उसी के कारण प्रॉब्लम। रेल महाप्रबंधक ने मूरी रेलवे स्टेशन परिसर में ओपन जिम और रांची स्टेशन परिसर में नवनिर्मित महिला रेल सुरक्षा बल के बैरक का उद्घाटन भी किया। उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची प्रेस क्लब ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के साथ मिलकर रांची के नगरी में पंचायत राज और मीडिया विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में कई आंचलिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने कहा कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव आंचलिक पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं एडीआर के राज्य संयोजक सुधीर पाल ने बताया कि यह संस्था देश में प्रजातांत्रिक जड़ों को मजबूत करने और चुनाव पर नजर रखने का कार्य करती है। के लिए एडीआर जो है प्रयासरत है और इसके लिए एडीआर की समझ है कि जो राजनीतिक सुधार की ज़रूरत है, राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की ज़रूरत है, या धनबल और बाहुबल का जो चुनाव में या पॉलिटिक्स में ज़्यादा प्रभाव हो रहा है वो कम हो, ताकि जन सरोकार की राजनीति हो सके और जन सरोकार के मसलों पर सरकारें जो है काम कर सके। और एडीआर इसी के जन जागृति अभियान में लगी हुई है। पंचायतों की बड़ी भूमिका है, उस भूमिका के बारे में उसमें मीडिया की कैसी भूमिका हो सकती है
इन सारी चीज़ों पर एक हम लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करने का एक स्टार्ट किया है सिलसिला। आज हम यहाँ आए हुए हैं इसमें नगरी में, यहाँ इटकी से, नगरी से और बेड़ों से पत्रकारों को मैंने आमंत्रित कर रखा है। उनके साथ एक बातचीत हुई है और इस बातचीत से का लबोलू अब यही है कि हम अभी पंचायत का इलेक्शन होगा तो उसमें हम पत्रकार कैसे पंचायती राज का इलेक्शन जो लोकतंत्र का उत्सव है बेहतर ढंग से कैसे हो, किस अच्छे ढंग से हम उसको बता सकें। राज्य में 2 दिशाओं से आ रही हवाओं के कारण मौसम में फिर से बदलाव हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के किसी भी इलाके में बादल की वजह से बारिश के आसार नहीं है। बादल छाए रहने के कारण आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना भी नहीं है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी में अपने को तरोताजा और स्वस्थ रखने के लिए एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। आइए देखते हैं रांची के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एस सुंदरम की सलाह। और जब भी सब कोई दिक्कत हो तो अपने फिजिशियन से मिलें और सिम्टोमेटिक इलाज करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े जाके एंटीबायोटिक लें, बड़ा बड़ा इलाज करें। नॉर्मल 3-4 से 5 दिनों में चला जाता है। नहीं जाएगा तो अपने फिजिशियन से मिलके इसके टेस्ट और जांच करें। सर, किस तरीके से दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा शूट आउट कर जा रहा है और रात में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, तो लोग कैसे प्रिकॉशन लें? एकदम सही बोले। लोग क्या निकलते हैं, दिन में टी-शर्ट पहन के निकलते हैं, हल्के कपड़े पहन के निकलते हैं, शाम होने रात होने लेट आने तक वो बाइक या अपने कोई व्हीकल से आते हैं तो उनको हवा लग जाती है। तो कॉमन कोल्ड सीजन डिफरेंस के कारण दिन में देखिएगा 30-32 टेम्परेचर, लोग पसीने से परेशान रहते हैं। शाम होते हुए टेम्परेचर चेंज हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसके कारण लोगों को ये सर्दी खांसी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से होता है। इसके लिए अपने साथ पानी हमेशा रखें और बीच बीच में पानी लेते रहें तो आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सीजन वेरिएशन को आप कोप अप कर पाएंगे और उस पर अपना ध्यान रख पाएंगे। सर, किस तरीके से बच्चों के लिए खासतौर पर किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए उनके माता पिता को? बच्चों के लिए तो अभी और ज्यादा प्रिकॉशन है क्योंकि स्कूलें खुल रही हैं बच्चों की, हाँ, और सीजन चेंज हो रहा है और एक दूसरे से इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप ये डिस्टेंस बना के रखेंगे बच्चों लोगों को, आपस में सर्दी रहेगा तो उसको स्कूल ना भेजेंगे और बड़ों के जैसा ही बच्चों का इलाज करेंगे। कभी कभी बच्चों में सांस फूल के निमोनिया भी होने का चांसेस रहता है, तो ऐसे में अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट जरूर करें। और अगर कहें खान पान में किस तरह से विशेष ध्यान देने की जरूरत है? खान पान में ध्यान देने की ये बात है कि आप हमेशा अच्छे भोजन करें, स्वास्थ्य रखें और बैलेंस डाइट लें। तो खान पान अच्छे लेने के कारण आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और थोड़ा व्यायाम करें। कोरोना में लॉकडाउन में लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीटली छोड़ दिया, खासकर बच्चे लोग घर में बैठे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और अपना वेट बढ़ा लिए हैं। तो ऐसे में उन लोगों का वजन बढ़ने से और नाना प्रकार की तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। मोटापा इटसेल्फ बीमारी है, इसलिए डाइट का ख्याल रखेंगे तो सीजन के प्रभाव से भी बहुत हद तक बचे रहेंगे। रांची आंध्र प्रदेश के काकानाडा में खेली जा रही 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम ने अपने पहले मैच में असम को 9-0 के अंतर से पराजित कर दिया। झारखंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा था। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में आयोजित सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीत लिया है। अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से हार के बावजूद भारत ने यह प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया। और भारतीय महिला टीम ने सैफ अंडर 18 फुटबॉल खिताब पर किया कब्जा। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से 0-1 से हारने के बावजूद गोल औसत के आधार पर सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप पर किया कब्जा। 15वां आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा। प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा शुरू। उद्घाटन मुकाबले में गत विजेता चेन्नई सुपर किंग्स पिछले साल की उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी भिड़ंत। इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस 2 नई टीमें भी उतरेंगी मैदान पर। भारतीय चित्र साधना का 3 दिवसीय प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव का चौथा चरण भोपाल में शुरू हो गया है। ठाकुर ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सुप्रसिद्ध निदेशक विवेक अग्निहोत्री शामिल हुए।
अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि 70 वर्षों तक देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री का इंतजार किया जो ये बता सके कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अहम मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जागरूकता आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिनेमा मनोरंजन का माध्यम तो है ही, लेकिन इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है। कुछ फिल्में सच दिखाने के साथ ही सामाजिक संदेश भी देती हैं। इस देश ने 70 साल एक प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जो देश को यह समझा सके कि हर एक के घर में शौचालय होना कितना जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे देश में शौचालय घर घर में बना हुआ है या बन रहा है। मुझे हमारे प्रधानमंत्री की यह बात समझ में आई और मैंने एक छोटी फिल्म बनाई जिसका नाम है टॉयलेट एक प्रेम का। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज से 3 दिन की दुबई यात्रा पर हैं। इस दौरान वे सिनेमा और टेलीविजन जगत से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। श्री ठाकुर दुबई एक्सपो के भारतीय पवेलियन भी जाएंगे, जहां मीडिया और मनोरंजन सप्ताह मनाया जा रहा है। और प्रमुख व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्री दुबई एक्सपो के भारतीय पवेलियन भी जाएंगे, जहां मीडिया और मनोरंजन सप्ताह मनाया जा रहा है। वे कल दुबई एक्सपो में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक स्तर तक ले जाने के विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। 28 मार्च को केंद्रीय मंत्री दुबई फिल्म और टेलीविजन आयोग, दुबई विकास प्राधिकरण के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य जमाल अल शरीफ से मुलाकात करेंगे। आजादी के सफर की आज की कड़ी में श्रीलंका के अनुभवी नेता फिलिप गुणावर्धने और स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी राव जीजाबा खताल पाटिल की भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका पर एक नजर। आज हम श्रीलंका के जाने माने नेता फिलिप गुणावर्धना का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के लिए फिलिप गुणावर्धना का प्रेम और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के उनके प्रयास 1920 के दशक के आरंभ में अमेरिका में शुरू हुए थे। वे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में जयप्रकाश नारायण के सहपाठी थे, जहां वे औपनिवेशिक शासन से आजादी की वकालत किया करते थे। 1928 में फिलिप गुणावर्धना इंग्लैंड चले गए और वीके कृष्णा मेनन के साथ इंडियन लीग की गतिविधियों में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर लंका समाज पार्टी LSSP ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुलकर विरोध किया और उसके सदस्यों को भूमिगत होना पड़ा। फिलिप गुणावर्धना को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का खुला विरोध करने के कारण उन्हें जेल भेज दिया गया। 5 अप्रैल 1942 को कोलंबो पर जापानी हवाई हमले के दौरान गुणावर्धना सहित कई नेता जेल से निकलने में सफल रहे। गुरुसामी के छद्म नाम से फिलिप अपनी पत्नी कुसुम के साथ भारत आ गए। भारत में गुणावर्धना दंपति उन भूमिगत कार्यकर्ताओं में शामिल हो गए जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 1943 में फिलिप और उनकी पत्नी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें बंबई में आर्थर रोड जेल भेजा गया। 1 वर्ष बाद दोनों को श्रीलंका निर्वासित कर दिया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर ही उन्हें रिहा किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू श्रीलंका में उनके घर गए और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में समर्थन और उनके व्यक्तिगत बलिदान के लिए दोनों का धन्यवाद किया। 1948 में श्रीलंका के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद फिलिप और कुसुम श्रीलंकाई संसद के लिए निर्वाचित हुए। फिलिप 1956 में पीपल्स रिवॉल्यूशन सरकार के संस्थापक नेता और कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें श्रीलंका में समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। फिलिप गुणावर्धना अंत तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और 26 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से भारत हजारों वर्ष से श्रीलंका का घनिष्ठ पड़ोसी मित्र रहा है। फिलिप गुणावर्धना और श्रीलंका के अज्ञात शहीदों का बलिदान दोनों देशों के मजबूत संबंधों का आधार और प्रतीक है। महान नेता को श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी
भीकाजी राव जीजाबा खताल पाटिल को भी याद कर रहे हैं। वे दादा या खताल साहिब के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 26 मार्च 1919 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी की। 1930 के दशक में युवावस्था में ही वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में वे वकालत करने लगे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वकील थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दादा अहमदनगर में सक्रिय रहे। दादा 1962 से 1985 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे 16 वर्ष से अधिक समय तक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री रहे और विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें बांधों और चीनी मिलों के निर्माण सहित महाराष्ट्र में अनेक विकास परियोजनाओं का श्रेय हासिल है। पाटिल साहिब ने अपने समूचे राजनीतिक जीवन के दौरान सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन किया। वे इतने सिद्धांतवादी थे कि मंत्री रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को अपने सरकारी वाहन का कभी इस्तेमाल नहीं करने दिया। 1985 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। पाटिल ने शेष जीवन ध्यान साधना सहित अपनी रुचि के कार्यों में बिताया। बीजे खताल पाटिल ने मराठी में कई पुस्तकें भी लिखी। 16 सितंबर 2019 को उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध होगा। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले में अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए उपायुक्त छवि रंजन ने पदाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। बैठक में रांची के ग्रामीण एसपी, वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। रांची जिले में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने ओरमांझी में विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 167 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान आवश्यक कागजात नहीं होने पर 26 वाहनों से 3,21,000 का जुर्माना भी वसूला गया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक में उग्रवादी हिंसा एवं सामान्य के आश्रितों के अभ्यावेदनों की विस्तार से समीक्षा की गई। सामान्य अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श के बाद समिति ने 17 में से 13 अभ्यावेदनों की स्वीकृति दी। उग्रवादी हिंसा से संबंधित 2 मामलों को गृह विभाग को भेजने की अनुशंसा की गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में कल होने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मान समारोह की तैयारी तेज कर दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने कल गोपाल मैदान स्थित सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। धनबाद जिले में रूबर्न मिशन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स साथ में मिलकर पलानी क्लस्टर को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ने कल जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतें सुनी और उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त के जनता दरबार में कई मामले आए जिसके समाधान की पहल की गई।
राजभवन उद्यान 21 मार्च से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कल 14,000 से ज्यादा लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया। उद्यान का भ्रमण कर लोग काफी उत्साहित नजर आए। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जिले में गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल गोमिया प्रखंड के स्वांग दक्षिणी पंचायत के नौवाहरी तालाब में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने तालाब की सफाई की और उसे स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। बोकारो जिला मुख्यालय की बियाडा क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डिपो में कल आपात स्थिति में आगजनी और दुर्घटना में बचाव को लेकर की जाने वाली कार्रवाइयों के लिए मॉक ड्रिल किया गया। कर्मियों की तत्परता व सूझबूझ से ये मॉक ड्रिल सफल रहा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन भावना के अनुरूप नियोजन नीति बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी की घोषणा। राज्य में कोरोना की रफ्तार पड़ी मंद। पिछले 24 घंटे में 14 नए संक्रमितों की हुई पहचान, 14 मरीज हुए स्वस्थ। दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी 2 दिवसीय दौरे पर रांची में। कई रेलवे स्टेशनों का किया निरीक्षण, यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। और भारतीय महिला टीम ने सैफ अंडर 18 फुटबॉल खिताब पर जमाया कब्जा। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से हार के बावजूद चैंपियनशिप पर किया अपना नाम।